afternoon, everyone. Myself Suraj Pandey, standing here to present my seminar on topic frozen shoulder. Frozen shoulder, one of my favorite topic. As we know, shoulder joint is one of the mobile joints and less stable joint, which make it more prone to injury. Now, today we will discuss one of the regional condition of the shoulder joint, that is frozen shoulder. Coming to the content part, here are my content and we will discuss one by one. Coming to the anatomy, basically shoulder complex is composed of four major joints. First, sternoclavicular, acromioclavicular, scapulothoracic and glenohumeral joint. Today we will discuss only glenohumeral joint. Glenohumeral joint is one of the ball and socket joint, and its proximal attachment is at the labrum and distal attachment is of the humeral head. Here the capsule is very less stable and it is more mobile joint and less stable joint. Coming to the biomechanics, we will discuss only some of them. Shoulder flexion, in which inferior glide and posterior rotation occur, and shoulder abduction, in which inferior glide and medial rotation of humerus occur. Here are some muscle attachment, some major muscle attachment of the glenohumeral joint. Now coming to the definition part. It refers to an inflammation condition of the shoulder presented by pain and reduced range of motion of shoulder. A patient also presents with stiffness of the shoulder that progress over time, leading to a loss of motion at all the plane. Characterized by a progressive pain and stiffness which usually resolve spontaneously after 18 months. ये खुद से भी ठीक हो जाता है 18 महीने के बाद. हिस्ट्री की तरफ बात करते हैं तो ये इसे सबसे पहले फोर्डमैन ने 1934 में ऑब्जर्व किया था. उन्होंने कहा था क्या कि एक पेनफुल कंडीशन है शोल्डर का जो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है विदाउट गिविंग एनी सिम्टम्स. लेटर ऑन इसके सिम्टम्स आते हैं जैसे स्टीफनेस और फॉरवर्ड एलिवेशन में दिक्कत, फिर एक्सटर्नल रोटेशन. लेकिन 1872 में इसी कंडीशन को डुप्ले ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि आखिर ये कहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है और किसके वजह से हो रहा है. फिर लास्ट में आते हैं 1945 में वेशियर. उन्होंने कहा कि ये एक एडेसिव कैप्सुलाइटिस है कि इसमें इन्फ्लामेशन हमारे कैप्सूल में हो रहा है. फिर उन्होंने बताया कि इट इज एसोसिएटेड विद साइनोवाइटिस एंड कैप्सूल कॉन्ट्रैक्चर. एपिडेमियोलॉजी पे बात करते हैं. इट अफेक्ट 2 to 5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन. मोर कॉमन बिटवीन द एज ऑफ 40 to 65. Why it is more common? Because 40 से 65 साल की जो एज होती है इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं, डिजीज होती हैं और हम इसमें कई सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारी शोल्डर जॉइंट पे इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. मोर इन वुमेन देन इन मेन. वाई? ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस. और दूसरा कॉज ये है कि जो फीमेल होती हैं उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है. Bilateral involvement occur 10 to 40% of the case. It is basically involved only unilaterally, does not involve bilaterally. Coming to the etiology part, primary the cause is unknown. Secondary, systemic disorder. Systemic disorder हम उस disorder को कहते हैं जो हमारे पूरे बॉडी में किसी भी पार्ट को मतलब डिस्टर्ब कर सकता है या फिर डिफॉर्म कर सकता है. जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. डायबिटीज मेलाइटस की वजह से क्यों होता है? जैसे कि इसमें ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो वो हमारे शोल्डर जॉइंट के जो कोलेजन होते हैं वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है ग्लूकोज और वो क्या करता है स्टिकनेस ला देता है जिससे वजह से हमारा शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट जो होता है रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. एक्सटेंसिव कॉज कार्डियोपल्मोनरी से भी होता है, सर्वाइकल डिस्क, ह्यूमरस फ्रैक्चर और पार्किंसंस की वजह से. जब पार्किंसंस हमारा अपर लिंब को सब प्रोन होता है मतलब सबसे ज़्यादा अपर लिंब हमारा इन्वॉल्व होता है तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है. जो हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल रहती है वो एक तरह से पुल अपने तरफ खींचती है तो जो ह्यूमरस होता है वो यहाँ पे एक तरह का कह सकते हैं कि अपने तरफ एंटीरियर खींचता है अपने तरफ. इंट्रेंसिक कॉज इसके रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस की वजह से हो सकता है. रिस्क फैक्टर है ये जो हमारा सेकेंडरी कॉज है इसके वजह से नहीं होता. एक तरह का ये रिस्क फैक्टर है. हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% इसी की वजह से हो रहा है. 10% 20%. पैथोफिजियोलॉजी में पहला वाला फिगर जो है हमारा हेल्दी शोल्डर का है. दूसरे वाले में क्या होता है जब हमारा इन्फ्लामेशन होता है कैप्सूल में तो साइटोकाइन का सिक्रीशन होता है. फिर इंफ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट करते हैं.
लेटर स्टेज में आते आते वहाँ पे जो टाइप 3 कोलेजन फाइबर होता है उसका अबेंडेंस हो जाता है और हमारा जो एक्सिलरी रीसेल वॉल्यूम होता है यहाँ पे वो डिक्रीज कर जाता है। क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट विद फ्रोजन शोल्डर क्लिनिकली प्रेजेंट एज फॉलोज, डिक्रीज रेंज ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव शोल्डर मूवमेंट। जब वो एक स्टेज में आता है, जैसे कि अभी मैं स्टेज आगे बताऊंगा, उसमें क्या होता है, वो एक्टिवली और पैसिवली दोनों जब वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो उसे पेन आएगा। पेन कैसे आएगा? क्या उठाने की कोशिश करेगा, सर का साहब यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। और एक तरह का ये कैप्सुलर पैटर्न होता है, कैप्सुलर पैटर्न और नॉन कैप्सुलर पैटर्न। कैप्सुलर पैटर्न हम उसे कहते हैं जब हमारा इन्फ्लेमेशन हमारे कैप्सूल में होता है। तो अगर शोल्डर जॉइंट पे हमें चोट लगी और तो उसमें कैप्सूल का इन्वॉल्वमेंट है तो इस तरह का कैप्सुलर पैटर्न शो करेगा, जिसमें पहले सबसे पहले मेरा एक्सटर्नल रोटेशन जाएगा, फिर एबिडक्शन जाएगा, देन इंटरनल रोटेशन। पेन इज नोटेड एट द एंड स्टेज ऑफ स्ट्रेच, एक्सेसरी जॉइंट प्ले इज reduced, restrictive tests are generally pain free in the available range of motion, patient is unable to do routine daily activities like combing the hair। In case of women wearing the bottom of the blouse, women हम कभी भी दो केस जो कि आगे डायग्नोसिस में भी आएगा, वुमेन और मेल में। जब फीमेल को सबसे पहले कब पता चलता है, डॉक्टर के पास कब जाती है, जब वो अपने गारमेंट्स को पीछे यूं वियर करती है तो उन्हें पेन फील होता है। और दूसरा मैन, जब आदमी अपने पीछे पर्स को निकालते हैं तब उन्हें यहाँ दर्द महसूस होता है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। एक तरह से डायग्नोस का भी ये काम करता है। स्टेजेस पे बात करते हैं, बेसिकली हम आमतौर पे गूगल में या फिर किसी बुक्स में पढ़ते हैं तो 3 स्टेज रहता है, लेकिन किसनर ने इसे 4 स्टेज में डिफाइन किया है। और ये ग्राफ है, कैसे कैसे हर एक स्टेज में ग्राफ मूवमेंट ऑफ पेन कैसे अल्टर्ड हो रहा है। पहला स्टेज कहता है ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेन, धीरे धीरे दर्द आएगा, सिम्टम्स अभी नहीं आएंगे, दर्द महसूस हो रहा है लेकिन अभी मुझे फील नहीं हो रहा है कि हाँ मैं कर तो ले रहा हूँ लेकिन दर्द है। स्टेज 2 होता है फ्रीजिंग स्टेज, एक्स्ट्रा है परसिस्टेंट एंड मोर इंटेंसिव पेन इवन एट रेस्ट, मैं बैठा हूँ थोड़ा सा हिल गया मुझे दर्द महसूस होने लग रहा है। स्टेज 3 हमारा फ्रोजन स्टेज होता है जो कि लिमिटेड कर देता है, जो हमारा ग्लिनोइनल जॉइंट का मोशन, जैसे कि मैं एबिडक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहा, पेशेंट एक्सटर्नल रोटेशन नहीं परफॉर्म कर पा रहा। और स्टेज 4 जो होता है वो हमारा रिकवरी फेज होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, फ्रोजन शोल्डर जो होता है खुद ठीक हो जाता है, हम इसके सिम्टम्स को सिर्फ ठीक करते हैं। हम फ्रोजन शोल्डर को ये नहीं है कि मैं ठीक कर दे रहा हूँ, ये एक तरह का अपने खुद से ठीक होने वाला है। तो ये इसका एज जो होता है लास्ट 15 से 24 महीने के बाद अपने धीरे धीरे ठीक होने लगता है, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन अचीव होने लगता है। पहले फ्रीजिंग फेज में जो होगा हमारा मूवमेंट हमारा वहाँ पे होगा, मूवमेंट के साथ पेन होगा, मूवमेंट अल्टर नहीं हो रहा, पेन है, मैं मूवमेंट कर ले रहा हूँ लेकिन मुझे पेन महसूस हो रहा है, अल्टर नहीं हो रहा। जब हमारा फ्रोजन स्टेज आएगा तो मुझे पेन धीरे धीरे कम होता रहेगा, मूवमेंट लेकिन मेरा टोटली गायब हो जाएगा। जैसे जैसे मैं थ्रोइंग स्टेज में मेरे पास मूवमेंट अचीव होगा और मेरा पेन धीरे धीरे गायब होता रहेगा। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस इसका जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ प्रोग्रेसिव पेन होगा और पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे ये जो मिडिल फाइबर डेल्टॉइड का होता है इतना ज़्यादा पेन मुझे महसूस हो रहा है, कहेगा कि मैं रात में सोता हूँ, जिधर करवट लेता हूँ उधर मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है। और रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, सबसे पहले तो एबिडक्शन का मूवमेंट चला जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्लेक्शन लेटर स्टेज के आसपास में जाता है, फिर डिफिकल्टी विद एक्टिविटीज, जैसे कि फीमेल है तो कांट वियर सा गारमेंट, मेल है तो पर्स निकाल रहे हैं तो दर्द हो रहा है और कंघी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कई एक्टिविटी है जो नहीं हो पा रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसका कोई फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं है। जो ये टेस्ट मैं लिख रहा हूँ नी टेस्ट, एप्लीज टेस्ट और लेफ्ट आर्म टेस्ट, ये कोई श्योर नहीं है कि इस टेस्ट को करा के हम ये कंफर्म कर लें कि ये फ्रोजन शोल्डर है। एक टेस्ट करने में लगभग 30 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। मैं इसके बारे में अभी टोटली मैं सुना हूँ और मैं अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया उस पर, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टेस्ट है, टेस्ट इज नॉट द कन्फर्मेटरी, गिव्स ओनली 10% श्योरिटी। फिर हम इसके इमेजिंग पे जाते हैं जहाँ पे हम MRI से श्योरिटी मुझे मिल सकती है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो एक्ट्रोमायोक्लेविकुलर एरिथ्रोपैथी, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को पॉजिटिव क्रॉस और एबिडक्शन, जब थेरेपिस्ट क्या करेगा उसके स्कैपुला को स्टेबलाइज करेगा और पेशेंट से ऐसे परफॉर्म करवाएगा, उसको यहाँ पेन होगा। ये एक तरह का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ऑटोइम्यून डिजीज
बाइसेप्स टेंडनोपैथी को चेक करने के लिए सिंपल वो एल्बो को अपने फ्लेक्स करेगा, यहाँ पे थेरेपिस्ट एक तरह का रेसिस्टेंट लगा के कहेगा कि सुपनेशन परफॉर्म करो, देन ही विल फील पेन ऑन बाइसेप्स टेंडन। रोटेटर कफ के लिए हम चेक करेंगे कि ये पेशेंट कहेगा कि मुझे 20 डिग्री तक तो नहीं दर्द हो रहा है, लेकिन साहब इतना ऊपर कर रहा है तो मुझे दर्द फील हो रहा है। इसके मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है, फिर फिजिकल, ये बेसिकली ज़्यादातर इसे ट्रीट फिजिकल थेरेपिस्ट के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें हम फॉलो करते हैं सम एक्सरसाइजेस। इनिशियल स्टेज में मैं फिजिकल एक्सरसाइजेस लाइक पुली एक्सरसाइजेस, क्लाइंबिंग एक्सरसाइजेस एंड पेंडुलम एक्सरसाइजेस, लेटर ऑन गोइंग टू द मोबिलाइजेशन टेक्निक। और लेकिन मैनिपुलेशन जो होगा हमारा जब हम थ्रोइंग स्टेज में जाएगा तब हम मैनिपुलेशन करेंगे, अंडर एनेस्थीसिया कर सकते हैं। इसकी सर्जरी है और शोल्डर मैनिपुलेशन जो है वो हम लेटर स्टेज में करेंगे, मतलब सेकंड स्टेज में नहीं करेंगे। सेकंड स्टेज में हम हमेशा मोबिलाइजेशन करेंगे। Here are my differences.